हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 8वां क्लास है, 8th क्लास है। इस क्लास में हम अदर देन इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस लेके बात करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखे थे। आज हम HUF, AOP, BOI या कंपनीज के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस लेके आज हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा, जिसमें हमने दो कंडीशन बताए थे। एक तो आपका बेसिक कंडीशन, दूसरा आपका एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में हमारा दो कंडीशन था। पहला कंडीशन प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर, दूसरा कंडीशन था प्रीवियस ईयर में 60 और 4 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या उससे ज्यादा, यानी 365 डेज या उससे मोर होना चाहिए। अगर इंडियन ओरिजिन कोई पर्सन होता है, कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर होता है, कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस में इंडिया से बाहर जाता है, तो उनके केस में वो कंडीशन 60 डेज और 365 की जगह पर कंडीशन आ जाएगा 120 डेज। अगर 120 डेज है उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट बोल के माना जाएगा, नहीं रहते तो रेसिडेंट बोल के माना नहीं जाएगा। और इसमें एक बात और देखा जाएगा कि इनका इनकम जो है वो अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ऊपर होना चाहिए। ये हमें आपको बताया गया था, ये बेसिक कंडीशन बताया गया था। इसके बाद बेसिक कंडीशन से तो हमने ये चेक किए थे कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट हुआ तो हमें फिर चेक करना था फर्दर कि वो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमने दो कंडीशन और लिए थे, जिनको एडिशनल कंडीशन बोले थे हमने। इसमें पहला कंडीशन हमने बोले थे 10 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा, ये तो बताया था। दूसरा हमें ये बताया गया था 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन स्टे इंडिया में होना चाहिए। 729 दिन होगा तो नहीं होगा, 730 दिन या उससे ऊपर होगा। ये दोनों कंडीशन क्या, एक तो 10 में से 2 और दूसरा 7 में 730, दोनों कंडीशन पूरा हो गया तो उसको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। अगर दोनों में से एक पूरा हुआ या दोनों ही पूरा नहीं हुआ तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक लेकर, जो हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई HUF है, अगर कोई AOP है, अगर कोई BOI है तो उनके लिए क्या होता है। आज हम इसको लेके बात करने वाले हैं, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF। इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि HUF के ऊपर सर ने स्टार क्यों लगाया। HUF फर्म, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, इनके लिए फर्म, AOP, BOI, इन तीनों का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिर्फ दो ही टाइप है, यानी या तो वो रेसिडेंट है या तो वो नॉन रेसिडेंट है। बट जानते हो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस 3 है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड लास्ट आपका नॉन रेसिडेंट। ये 3 है इसमें, इसीलिए मैंने आपको बोला स्टार है इसके ऊपर। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले जो कॉमन कंडीशन है कि रेसिडेंट है या नहीं है, ये चेक करने की जो कॉमन कंडीशन है वो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। कॉमन कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर पार्टली और होल्ली और दूसरा ओनली, क्या है ये है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल पार्टली और होल्ली फ्रॉम इंडिया होता है, मतलब पूरा पूरी कंट्रोल इंडिया में है या पार्टली कंट्रोल इंडिया में है, अगर ऐसा है तो उनको बोला जाएगा रेसिडेंट। क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट। क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट। अगर पार्टली या फुल्ली इंडिया से कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर इंडिया में है, चाहे पार्टली है चाहे फुल्ली है, मतलब इंडिया से है, मतलब ये हो गया सीधी सी बात। अगर इंडिया से हुआ तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। और फुल्ली अगर आउटसाइड
इंडिया हुआ तो, पूरा पूरी इंडिया से बाहर हुआ तो, पूरा पूरी इंडिया से बाहर हुआ तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम एचयूएफ लेके बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, एक एचयूएफ है मेसर्स एबीसी के नाम से, ठीक है, जिसका करता है मिस्टर ए। ठीक है, इनका काम है, क्या काम करता है ये अफगानिस्तान से काजू किशमिश ये सब लाते हैं, लाके बेचने का काम करते हैं देश विदेशों में। अब अगर वो पूरा पूरी सामान अफगानिस्तान से इंडिया लाके और इंडिया से बेचते हैं तो वो क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया। बट कहानी ऐसा नहीं है, उनका फैमिली बिजनेस अफगानिस्तान में ही है, बट उनका जो करता है वो इंडिया में रहते हैं। उस बिजनेस को चला जाता है बाकी फैमिली मेंबर के द्वारा अफगानिस्तान से ही। कभी कभार वो इंडिया के जो करता है उनसे भी डिसीजन लेते हैं बिजनेस के बारे में। तो बताओ क्या हुआ अब स्टेटस? अगर बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट अफगानिस्तान में ही है बट करता इंडिया में रहते हैं और कभी कभार वो उस बिजनेस में मदद करते हैं डिसीजन देने में, कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट में, तो बताओ क्या रहेगा? बिल्कुल सही सोचे आपने, वो रेसिडेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टली इंडिया से है। अगर पूरा पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर से ही होता, इंडिया का जो करता है उनसे कोई मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं लिया जाता, तो उस केस में हम मानते वो नॉन रेसिडेंट है। बट जब यहां से भी मैनेज हो रहा है तो पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हुआ तो वो भी रेसिडेंट बोल के ही माना जाएगा। समझे कि नहीं? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म है, फर्म का नाम है एबीसी कंपनी। इसमें 3 मेंबर है, ए बी सी। ए कहां का है? मान लो अमेरिका का है। बी कहां का है? मान लो भारत का है, यानी इंडिया का। सी कहां का है? मान लो चाइना का है। अब बताओ ना, ये तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कहां पर है? जापान में। ठीक है, अब जापान में जो बिजनेस है उसके लिए इन्होंने पूरे साल में 5 बार मीटिंग किए थे, जिस मीटिंग में से 2 बार अमेरिका में हुआ, 2 बार चाइना में हुआ, 1 बार इंडिया में मीटिंग हुआ था। तो बताओ क्या होगा? ये फर्म रेसिडेंट माना जाएगा या नॉन रेसिडेंट माना जाएगा? देखो, इससे कोई मतलब नहीं कौन किसी जगह पर डोमेस्टिक और डोमेस्टियल किसका है, किस जगह का रहने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसका कहां का पासपोर्ट है उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर मतलब किस चीज से है? मतलब इस चीज से मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या पार्टली इंडिया से था? बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि 1 बार मीटिंग इंडिया में हुआ था। तो जब मीटिंग 1 बार इंडिया में हुआ था तो पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया माना जाएगा, यानी एबीसी कंपनी रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। वही जगह पर अगर एक भी बार मीटिंग इंडिया में नहीं होता, बिजनेस भी बाहर है, मीटिंग भी बाहर हो रहा था, इंडिया का मेंबर चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी वो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्यों? इंडिया से उसका कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर एचयूएफ, एओपी, बीओआई होते हैं या कोई फर्म होता है तो उनका क्या देखा जाता है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर पार्टली या फुल्ली अगर इंडिया से कंट्रोल या मैनेज किया जा रहा है तो वो रेसिडेंट होगा। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया हो रहा था, मतलब पूरा पूरी बाहर से कंट्रोल हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको वही बात बताया है। आपको समझ में आ गया है ये बात? चलिए, बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया है। तो अब मैंने जो स्टार लगाया था एचयूएफ के ऊपर, अब मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसको इरेज कर दूं, ये तो हमें समझ में आ गया। देखो, एचयूएफ में मैंने बोला रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप का है, यानी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। 3 टाइप में यहां पर डिवाइडेड है।
जिसमें से प्राइमरी हमने दो टाइप को देख लिए कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब मुझे बात करना है कि ऑर्डिनरी है या नहीं। तो सबसे पहले जब HUF रेसिडेंट हो जाएगा तब उनको एक एडिशनल, एक नहीं दो एडिशनल कंडीशन, वही इंडिविजुअल को जो एडिशनल कंडीशन था वही पूरा करना पड़ेगा। किसके द्वारा पूरा होगा? HUF के केस में हमेशा मैंने बोला था जो टैक्स का असेसमेंट होगा वो भी कर्ता के ऊपर होगा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो देखा जाएगा वो भी किसका देखा जाएगा? वो भी कर्ता का ही देखा जाएगा। एडिशनल कंडीशन जो देखा जाएगा वो भी कर्ता के लिए ही है। अगर ये HUF का कर्ता 10 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में से 2 और मोर प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेसिडेंट था, या तो दूसरा कंडीशन 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन और उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रह रहे थे, रिसाइड्स इन इंडिया, अगर इंडिया में थे और ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, बोथ आर सेटिस्फाइड, तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट भी बोलेंगे, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी बोलेंगे। अगर दोनों में से एक भी पूरा नहीं होता या दोनों में से एक ही पूरा होता है तो उनको रेसिडेंट तो बोलेंगे बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम नहीं बोलेंगे। यानी इफ एनी ऑफ द above was not satisfied or both not satisfied, any one, any or both, लिख देता हूं, of the above not satisfied, then उसको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट तो बोला जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्या बोला मैंने कि कर्ता, पहली बात तो क्या है, अगर फैमिली बिजनेस है, अगर वो होल्ड या पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता तो रेसिडेंट हो गया पहली बात, और अगर पूरा पूरी बात से होता तो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो जब रेसिडेंट होगा तो हम चेक करेंगे क्या कर्ता के द्वारा एडिशनल कंडीशन का दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। अगर कर्ता ये एडिशनल कंडीशन का दोनों कंडीशन, क्या 10 में से 2 में रेसिडेंट प्रीवियस है ना, और दूसरा क्या बोला 7 प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर में से 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में थे, तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी पूरा नहीं होता या एक ही पूरा नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या बोलेंगे? तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों पूरा हो गया तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों में से एक भी नहीं हुआ, दोनों ही नहीं हुआ तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस किसके लिए? HUF के, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। और बाकी जो फर्म AOP BOI था उनका सिर्फ 2 ही होगा। अगर पार्टली फुल्ली कंट्रोल्ड इंडिया से होता है तो रेसिडेंट है, अगर पूरा पूरी बाहर से कंट्रोल्ड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। बस इन तीनों के लिए तो 2 ही है, बट HUF के लिए 3 पार्ट है। मैंने आपको ये चीज बता दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको लिख लो। फिर इसके बाद हम कंपनी को लेके बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो देखे थे ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, AOP, BOI या फर्म के केस में। अब हम बात करते हैं अगर कोई कंपनी होता है तो उनके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है। इसको मैं इरेज कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी। कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो मेनली 2 ही हो सकता है, या तो वो डोमेस्टिक कंपनी है या तो वो फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे?
जिन कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल्ली इन इंडिया में है, तो किसी कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर पूरी इंडिया से होता है, मतलब एंटायरली इंडिया से होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी, यानी इंडियन कंपनी। बाकी जो होगा वो क्या होगा? फॉरेन कंपनी या अदर देन इंडियन कंपनी, वो किसको बोलेंगे? फॉरेन कंपनी हम किसको बोलेंगे? जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल्ली और पार्टली आउटसाइड इंडिया, जिनका मैनेजमेंट ऑन कंट्रोल फुल्ली आउटसाइड से होता है या पार्टली आउटसाइड से होता है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप एचईएफ की बात कर रहे थे, जब आप एओपी की बात करते थे, जब आप बीओआई की बात कर रहे थे, जब फर्म की बात कर रहे थे, तो फुल्ली पार्टली था तो भी वो रेसिडेंट था। यहां क्या हो गया? फुल्ली होगा तो ही रेसिडेंट माना जाएगा, यानी डोमेस्टिक माना जाएगा, या पार्टली भी अगर बाहर से हो रहा है या पूरा अगर बाहर से हो रहा है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? उसको फॉरेन कंपनी यानी अदर देन इंडियन कंपनी बोलेंगे। तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी। तो हमने ये चीज देख ली है, हमें शायद इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूं, मैं एक बात बोल रहा था, स्टे इन इंडिया। ये स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसको इरेज कर दो ताकि आपको स्टे इन इंडिया को अच्छी तरीके से समझे कि स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है। स्टे इन इंडिया, आप कुछ लोग शायद ये समझ रहे होंगे स्टे इन इंडिया का मतलब ये होना चाहिए कंटिन्यूअस स्टे हो, डिसकंटिन्यूअस हो तो नहीं होगा। कुछ सोच रहे होंगे रेसिडेंस अपना मतलब जहां पर घर है वहां रहेंगे तो ही होना चाहिए, अगर बिजनेस प्लेस में रहेंगे तो नहीं होगा, या बिजनेस प्लेस की घर छोड़ के अगर अदर कोई जगह रहेंगे इंडिया में तो नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि काम करता हूं इंडिया छोड़ के समुद्र में एक बोट या एच अगर किराए पे लेके वही रह लेते तो क्या होता, है ना। कुछ ये जो सारे आपके मन में क्वेश्चंस है ये सारा जायज है। उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं ये स्टे इन इंडिया का जो कंडीशन है वो मैं आपको सही तरीके से एलेबोरेट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात देखो, स्टे इन इंडिया का मतलब ये है जो इंडिया में था। इंडिया में था इसका मतलब ये है चाहे वो इंडिया के अंदर था, जमीन में था, चाहे आसमान में था, चाहे समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक था, तो भी इनको क्या बोल के माना जाएगा कि वो इंडिया का रहने वाला है, इंडिया में रेसिडेंट है। समझे? यानी ये भी इंडिया में रहने का कंडीशन, यानी स्टे इन इंडिया में कंडीशन में आ जाएगा अगर वो समुद्र के कोस्ट लाइन मतलब इंडिया के कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल तक रहता है समुद्र के अंदर, तो भी चाहे वो बोट में हो, चाहे वो कोई क्या बोलते हैं तैरने वाला कोई सामान हो, किसी के ऊपर रहते हो, चाहे पानी के अंदर रहते हो, अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर रहते हैं तो उनको भी क्या बोल के माना जाएगा? स्टे इन इंडिया के कंडीशन पूरा हुआ है बोल के माना जाएगा। तो पहला कहानी क्या है? चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समुद्र में हो, इवन सी के केस में 12 नॉटिकल माइल तक काउंटेबल रहेगा, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो स्काई या सी या वाटर कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल के अंदर हो, तो भी उसको क्या माना जाएगा? स्टे इन इंडिया बोल के माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टे इन इंडिया के लिए कंटिन्यूअस स्टे होने का कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है,
चाहे वो सो रहा था तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं? मतलब स्टे इन इंडिया जो है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, एक बार आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। चाहे वो अपने रेसिडेंट में रहता हो, चाहे वो अपना बिजनेस प्रीमिसेस में रहता हो, चाहे एनीवेयर कहीं भी रास्ते में रहता है, होटल में रहता है, तो भी काउंटेबल होगा। समझ में आ गया आपको? मतलब रहने वाला, अगर तुम बोलोगे नहीं ऑफिस में नहीं था, घर पे भी नहीं था, कहीं और था, मुझे नहीं पता कहाँ था, बट इंडिया के अंदर ही था, ये अगर बोलते हो तो भी वो क्या कंडीशन में आ जाएगा? रेसिडेंट कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला? 12 नॉटिकल माइल के अंदर हुआ तो। दूसरा मैंने बोला चाहे वो कंटिन्यूअस था, चाहे वो डिसकंटिन्यूअस पीरियड के लिए था, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे एक्टिव कारण से हो, चाहे बिजनेस में रह रहे थे, चाहे रेसिडेंट में रह रहे थे, चाहे कहीं भी रह रहे थे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। एंड दूसरी बात, जिस दिन वो आया यानी अराइव हो, या जिस दिन वो डिपार्चर जा रहा है, उस दिन को भी, आने का दिन और जाने का दिन दोनों ही यहां पर काउंटेबल रहेगा, यानी काउंटिंग में लिया जाएगा। यानी डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डिपार्चर बोथ आर काउंटेबल। दोनों ही यहां पर काउंटेबल है, दोनों ही काउंट किया जाएगा। जिस दिन आ रहे हैं उस दिन को भी, जिस दिन को जा रहे हैं उस दिन को भी काउंट किया जाएगा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेसिडेंशियल स्टेटस से डेट, बर्थ प्लेस, कहां का डोमिशियलिटी है, इन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब अगर वो जन्म हुआ है अमेरिका में और चाइना का वो रेसिडेंशियल सीट, मतलब सॉरी चाइना का डोमिशियल वो लेके रखता है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि इंडिया में रेसिडेंट नहीं हो सकता। कहीं का भी हो, अगर वो शर्त पूरा करेगा तो इंडिया का रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। यानी बर्थ प्लेस से कोई मतलब नहीं है, डोमेशियल से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया के शर्त पूरा करते हो तो आप इंडिया में रेसिडेंट बोल के माने जाओगे। इवन एक बात और ध्यान रखना, एक ही बंदा दो अलग अलग कंट्री का, यानी एक से ज्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट टैक्स के नजर में रेसिडेंट हो सकता है। डोमिशियल तो एक ही जगह का है, हो सकता है, बट रेसिडेंट एक से ज्यादा जगह का भी डोमिशियल हो सकता है, बट रेसिडेंट जो होगा वो एक ही जगह का होगा। ये आप ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? नो मैटर विच इज बर्थ प्लेस, सिटीजनशिप, या डोमेशियल, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इवन एक से ज्यादा का भी रेसिडेंट वो हो सकता है टैक्स के नजर में। समझ में आ गया? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है। चाहे आप जमीन में रह रहे हो, चाहे आप हवा में रह रहे हो, चाहे आप पानी में, इंडियन कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल के अंदर रह रहे हो, तो भी आप इंडियन सिटीजन बोल के काउंट, नहीं इंडियन रेसिडेंट बोल दिया, रेसिडेंट बोल के काउंट होगे। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात आपका क्या बोला गया था कि चाहे आप कंटिन्यूअसली रह रहे थे, चाहे आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, ऐसे डिसकंटिन्यूअस भी रह रहे थे, तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। जितना दिन आए रहते इंडिया में वो काउंटेबल होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है इसमें, जिस दिन आए थे और जिस दिन आप जा रहे थे वो दोनों दिन भी इसमें काउंटेबल होगा। अगर जाने के दिन 12 बजे के बाद जा रहे हो तो नेक्स्ट डे को भी यहां पर काउंटिंग किया जाएगा कि एक दिन और हो गया। समझ में आ गया? तो 12 बजे के बाद का कहानी, रात के 12 बजे का, वो एक बार देख लेना आप जरूर से। इसके अलावा मैंने और क्या बोला था आपको कि चाहे वो अपना रेसिडेंट में रह रहा था, चाहे वो अपना बिजनेस प्लेस में रह रहा था, चाहे वो रास्ते में रह रहा था, चाहे वो होटल में रह रहा था, चाहे वो मोटल में रहता, कहीं भी रह रहा था, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिया के अंदर रह रहा था तो वो रेसिडेंट के लिए शर्त पूरा कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। मैंने तीसरे कंडीशन में ये बात बता दिया है। अराइवल, डिपार्चर का डेट ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा बोला था क्या बोला था कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो है, मतलब सॉरी बर्थ प्लेस जो है,
या फिर उसका डोमिसाइल जो है या वो सिटीजनशिप जो है उससे रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिडेंशियल स्टेटस का कंडीशन जो है अगर वो कंडीशन पूरा करता है तो वो रेसिडेंट बोल के माना जाएगा, अगर नहीं पूरा करता है तो नॉन रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। इवन एक ही बंदा का अलग अलग कंट्री का रेसिडेंशियल स्टेटस सेम हो सकता है, मतलब दोनों जगह रेसिडेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस की कहानी। मैं एक बार आपको एक बार समरी करके बता देता हूं ताकि सबका ये रेसिडेंशियल स्टेटस का कहानी पूरा खत्म हो जाए। पहला मैंने बताया रेसिडेंट फॉर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड आपका नॉन रेसिडेंट। ये दोनों आपका तीनों जो मैंने बताया या आपका इंडिविजुअल के लिए भी होता है, एचईएफ के लिए भी होता है, बट दोनों का कंडीशन अलग अलग है। इंडिविजुअल का कंडीशन क्या बोला गया था? इंडिविजुअल का ये बोला गया था प्रीवियस ईयर में 182 दिन, और या तो दूसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, और 4 प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 4 प्रीसाइडिंग प्रीवियस ईयर में 365 या मोर अगर इंडिया में स्टे था तो उसको रेसिडेंट बोल के माना जाता है। एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन बताया गया था, 10 में से 2 में रेसिडेंट, या तो दूसरा कंडीशन 7 में 730 दिन अगर इंडिया में स्टे किया था तो उनको क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। दोनों कंडीशन अगर पूरा कर देंगे तो, अगर दोनों में से एक भी पूरा नहीं करता या दोनों ही पूरा नहीं करता तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ये था हमारा इंडिविजुअल का। एचईएफ के केस में क्या बोला? एचईएफ के केस में देखा गया बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पार्टली या फुल्ली इंडिया से है तो रेसिडेंट है, और फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। रेसिडेंट होने के बाद चेक करना पड़ेगा करता जो है क्या वो एडिशनल कंडीशन को पूरा कर रहा है। अगर कंडीशन एडिशनल कंडीशन को करता है, दोनों कंडीशन को पूरा करता है तो उस एचईएफ को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। अगर दोनों में से एक पूरा करता है, दोनों ही पूरा नहीं करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। किसके केस में? एचईएफ के केस में। अगर उसकी जगह मैं एओपी, बीओआई या फर्म की बात करूं तो अगर पार्टली या फुल्ली इंडिया से कंट्रोल होता है तो उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे, मतलब इंडियन बोलेंगे, यानी रेसिडेंट बोलेंगे। और अगर नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए 2 ही स्टेटस होता है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। उसी जगह पर अगर कंपनी होता है तो कंपनी का भी 2 ही होता है, या तो रेसिडेंट है यानी डोमेस्टिक कंपनी है, या तो नॉन रेसिडेंट है यानी फॉरेन कंपनी है। जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली इंडिया से होता है तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। अगर वो फुल्ली इंडिया से नहीं होता, पार्टली बाहर से होता है या पूरा पूरी बाहर से होता है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी या अदर देन इंडियन कंपनी। तो ये था मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड पूरा डिटेल। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है या कोई डाउट है, अच्छा एक नया चेंजेस मैंने आपको ये भी बताया था 2020-21 से एक नया अपडेट हो गया है। क्या अपडेट हो गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका कहीं और देश में कोई रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं है तो उसको डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का अगर उनका इनकम कितना बोला गया था? अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ऊपर होता है। तो पहली बात। दूसरी बात क्या बोला था? प्रीवियस ईयर के दौरान 120 दिन या उससे ऊपर इंडिया में था तो उसको रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका कंडीशन था। ये आपको जो नया चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक बात मैंने आपको और बताया था, कोई अगर इंडियन ओरिजिन पर्सन होता है, कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस में इंडिया छोड़ के बाहर जाता है, कोई अगर इंडियन शिप का क्रू मेंबर होता है तो उनके लिए भी एक चेंजेस था। क्या बोला था? उनके लिए पहले कंडीशन था कि 182 दिन से ऊपर अगर वो इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट होता है, नहीं तो नहीं। अब उस कंडीशन की जगह 182 की जगह 120 दिन है, 120 डेज या उससे ज्यादा रहेंगे तो उनको रेसिडेंट बोल के जाना जाएगा। 120 दिन से अगर कम इंडिया में रहेंगे तो उसको उनको नॉन रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस लेके पूरा डिटेल। मैंने इतना इसलिए बताया रेसिडेंशियल स्टेटस में ताकि आपको नेक्स्ट में इनकम में जाके यानी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि कौन सा इनकम किस पर्सन के हाथ में यानी किस टाइप का रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल रहेगा या टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये चेक करने के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर करके बता दिया। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल कंडीशन है। बट जिस दिन आया जिस दिन गया उस दिन को काउंटिंग कर लो और दिन को टोटल कर लो, टोटल करके आप देख लो कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन पूरा हो रहा है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, प्रीवियस ईयर मतलब जस्ट असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछले वाले ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और प्रीवियस ईयर के जितना भी पीछे का प्रीवियस ईयर होगा उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी पीपीवाई, और प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं? हम पीवाई बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेरी रहता है इस क्लास के रिगार्डिंग, आप बेझिझक डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर डाउट रह जाएगा तो इनकम टैक्स में आगे जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।